नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। खबर है रुड़की से। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में पंचायती धर्मशाला के पास आज बाइक सवार दो बदमाशों के द्वारा एक बुजुर्ग महिला की झपट्टा मारकर सोने की चेन लूट ली गई, जिसके बाद नकाबपोश दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। सोने की चेन लूटने की ये घटना जैन मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बाइक सवार दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर महिला के पास जाता है और झपट्टा मारकर चेन लूटकर बाइक पर वापस सवार होकर फरार हो जाता है। जिसके बाद आज यानी कि बुधवार को करीब 7 बजे पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली जाती है। बता दें कि मंजू जैन नाम की एक महिला अपने पति के साथ आज पंचायती धर्मशाला के पास स्थित जैन मंदिर में पूजा के लिए गई थी। मंदिर के बाहर पहुंचने पर महिला स्कूटी से उतर जाती है, तभी बाइक सवार दो बदमाश महिला की चेन झपट्टा मारकर लूट लेते हैं, जिसके बाद बदमाश फरार हो जाते हैं। सोने की चेन लूटने की यह घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है। वीडियो में महिला अपने पति के साथ स्कूटी पर सवार होकर जैन मंदिर के बाहर आती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी के पीछे बाइक पर सवार दो बदमाश भी दिखाई दे रहे हैं। महिला मंदिर की ओर बढ़ती है, तभी बाइक चला रहा युवक उतरकर बाइक से महिला के पीछे जाता है, जबकि बाइक पर पीछे बैठा बदमाश बाइक को स्टार्ट रखता है। तभी एक बदमाश के द्वारा महिला की सोने की चेन झपट्टा मारकर लूट ली जाती है, जिसके बाद बदमाश फरार हो जाते हैं। महिला के पति अभी तक अपनी स्कूटी भी खड़ी नहीं कर पाए थे। कुछ ही सेकंड में बाइक सवार लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सोने की चेन की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस की सूचना दे दी जाती है और सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास बदमाशों की काफी तलाश में जुटी है, लेकिन दोनों बदमाशों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो खंगाल रही है। खबर मसूरी से है। मसूरी में पहली बार मसूरी भाजपा मंडल द्वारा मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदर्शनकारी आयोजित किया गया है। प्रदर्शन जिसका पुरावन पालिकाध्यक्ष मीरा सलकानी द्वारा किया गया है। प्रदर्शनी में अहिल्याबाई के जीवन, उनके द्वारा किए गए धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों से संबंधित चित्र, दस्तावेज और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में अहिल्याबाई की जीवन गाथा और उनके योगदान को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी के साथ साथ स्थायी कलाकारों द्वारा रंगोली के माध्यम से अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहिल्याबाई होलकर की जीवनी और योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तराखंड में उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना है। ये प्रदर्शनी मसूरी में पहली बार आयोजित की गई थी, जो अहिल्याबाई के योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थायी समुदाय में उनके प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ी है। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड हमें पहली बार भाजपा मंडल मसूरी द्वारा अहिल्याबाई के जीवन, संघर्ष और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरित करना और उन्हें भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े रखने का है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इतिहास में जिन लोगों ने इतिहास रचा है उनको याद करने की एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी संगठन की रही है। उसी के तहत आज 300वीं जयंती मातोश्री अहिल्याबाई की मनाई जा रही है और ये पहली बार हो रहा है मसूरी में कि यहाँ पे मातोश्री अहिल्याबाई की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उनके बारे में, उनके पूरा इतिहास जानने के लिए आज बच्चों ने भी यहाँ पे शिरकत करी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मसूरी मंडल द्वारा 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत 21 तारीख को हुई थी, 21 मई को, और आज 28 मई को हमारे द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदर्शनी में पूर्ण रूप से अहिल्याबाई होलकर जी की जीवन चरित्र के बारे में चर्चा की जा रही है, बताया जा रहा है और प्रेरणा का स्वरूप माना जा रहा है। मुख्य रूप से पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी जो हैं, एक बहुत ही संघर्ष। खबर रुड़की से है, जहां एक और बरसात से पहले मंगलौर नगर पालिका परिषद पानी निकासी को लेकर नाली नालों की सफाई व्यवस्था में जुटी हुई है। वहीं थाने वाले रोड पर नगर पालिका परिषद और पुलिस की टीम को नाले खोदने की लेकर स्थायी नागरिकों का रोष झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी नगर पालिका परिषद विपरीत दिशा में जल निकासी करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके विरोध में स्थानीय नागरिकों ने काफी देर तक हंगामा भी काटा और कहा कि नगर पालिका इस वक्त पूरी गुंडागर्दी पर उतर आई है, उसे आमजन की बिल्कुल चिंता नहीं, जबकि पहले से ये सारा पानी तालाब में जाता था, पर नगर पालिका इसे विपरीत दिशा में ले जाना चाहती है। वहीं मंगलौर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन का कहना है
कि कुछ लोगों ने नाली बंद कर रखी है, जिससे खुलवाने का प्रयास किया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया, जिससे मोहल्ले में आने वाली बरसात में जलभराव का सामना कर पड़ सकता है। देखिए, जो नाली बनी हुई है, सरकारी नाली बनी हुई है, ये लगभग 4-5 साल पहले नाली बनाई गई थी, जो कि कुछ लोगों ने अपने सामने से बंद कर दी है। उसमें एसडीएम साहब ने भी ऑर्डर किए थे कि पुलिस बल को साथ लेके नाली खुलवा दी जाए। तो कल हमारे कर्मचारी गए थे, लेकिन उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि एसडीएम साहब ने उसमें जांच के आदेश कर दिए हमारी एप्लीकेशन पे, जो नगर पालिका में पहुंच जाएगी। तो इसलिए कल थोड़ी नाली खुल गई थी, बाकी रह गई थी, तो उसमें जो भी होगा एसडीएम साहब से मिलके आगे कार्रवाई की जाएगी। जल भराव की समस्या होती थी वहाँ पे? जल भराव की समस्या होती है, थोड़ा पीछे पानी रुक जाता है, लेकिन यह है कि अब हमने वहाँ पे एक अपना समरसेबल डाल दिया है, जो कि पानी की निकासी ठीक प्रकार से कर रहा है। यही है, सुबह कोई 11 बजे करीब नाली खोदने आए, हम पेपर ले गए अपने पास, हमारे पास पेपर भी है, ये चेक कर लो, बोला हम नहीं मानते कोई पेपर, हम नाली खोद देंगे। फिर हमने कहा नालियाँ खोद दो, रहने दो, पानी रुक जाना चाहिए पानी ऐसा नहीं लगाओ आप, पूरी नाली खोदने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी खोदने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा पानी जाना चाहिए, उल्टा पानी क्यों ला रहे, उल्टा लाने का पानी में दिक्कत है हमें, बहुत ज़्यादा फिर गर्म होगा, परेशान नहीं होगा बहुत ज़्यादा, आगे वो पानी भर रहा जोड़ दी है, इसमें दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, हो परेशान होगा हम, इतने परेशान तो और ज़्यादा हम, हर चीज़ हमारे पे है, फिर हमारा सुनवाई नहीं हो रही है मेरी बिल्डिंग के अंदर, हर चीज़ की सुनवाई है हमारे पे, हर चीज़ है, लिखा पड़ी भी है, हमारे पे ऑर्डर भी है, हर चीज़ है, फिर दिक्कत हो रही है हमें। अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब हम यहाँ पे कहते हैं नाली सीधी खोद जाए, में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी नहीं पानी चाह, सीधा पानी चाह, खुल जाए, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भैया पाइप गिर जाए में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकारी काम है, हमें मतलब क्या रोकने का, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई पत्ती नहीं है रोकने का, हमें पत्ती की चीज़, पानी उल्टा नहीं चाह रहा, हमें पानी सीधा चाह रहा, हमें दो चीज़ भाई दिक्कत ना हो, आने वाले को जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो कोई नहीं है, जबरदस्ती खोद दिए बस। खबर दिनेशपुर से। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर जंगल में लकड़ियों के तस्करी को देखते हुए वन विभाग अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। ताजा मामला तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर का है, जहां पर टांडा वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम के नेतृत्व में एक फ्लाइंग टीम ने कुंदन नगर स्थित एक गोदाम में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में खेर की लकड़ी बरामद की गई। वहीं इस मामले में टांडा वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम का कहना है कि हमारे द्वारा लगातार एसओजी टीम और फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा लकड़ी की तस्करी करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। कुंदन नगर कोई जगह है, वहाँ पर ये खैर की लकड़ी बरामद हुई है, तो ये पक्का है कि जो लखविंदर सिंह लखा है, ये अपनी लकड़ी उस वहाँ पर उतार के आया था और वो ये वापस अपने घर आ रहा था। देखिए, क्या ये संभव है कि 4 आदमी पूरे गांव में जाके किसी घर में घुस के मारपीट करें? ये तो बिल्कुल निराधार बात है, और ये अपनी बचाव के लिए उन्होंने इस तरह का जो आपको बयान दिया है, ये बिल्कुल इसको सरे से निकारते हैं। तो इस तरह की हमारे द्वारा कभी कोई व्यवहार किया भी नहीं जाता, हमारी भी माँ बहनें हैं, हम किसी के साथ क्यों मारपाई करेंगे? अगर कोई अपराधी मिलता है मौके पर तो उसके साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती होती है, पर ऐसा नहीं कि मुझसे ज्यादा। खबर रुड़की से है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के कार्यकाल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम कांग्रेस के नेता शामिल हुए। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न प्रथम प्रधानमंत्री की आज 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसको लेकर उनके जीवन की कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया और सभी कांग्रेस जनों ने उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही गई। कांग्रेस जनों का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के ऐसे नागरिक रहे हैं जो संपन्न परिवार के होने के बाद भी देश की सेवा में लगे रहे। भारत रत्न, देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी की 61वीं पुण्यतिथि थी, जिसके अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। उसका आज हमने आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कदमों पर चलने की बात कही। उनके जीवन पर काफ़ी लोगों ने जो है प्रकाश डाला, उनके कार्यों पर चर्चा हुई, उनके महान कार्यों पर चर्चा हुई और इस बात पर हुई कि कैसे जो है उन्होंने देश को आज़ादी में न केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का जो है योगदान दिया और एक संभ्रांत परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने जो है देश की सेवा करने का रास्ता चुना।
खबर रुड़की से है, जहां पर लेखपाल संघ ने तहसील परिसर में 3 दिवसीय हड़ताल कर दी है, जिससे तहसील कार्यों में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष देवेश ने बताया कि सभी लेखपालों को उस खतौनी को तुरंत बनाने का आदेश जारी किया गया है, जिस खतौनी को तैयार 3 से 4 साल का समय लगता है, जिसमें लेखपालों को कोई संसाधन नहीं दिया जाता, जिसके चलते लेखपालों को खतौनी तैयार करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, लेखपाल संघ यूं ही विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। ये हमारा उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारा आज से 3 दिवसीय पूर्ण कार्य बहिष्कार कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और मुख्यतः इसमें हमारी जो मांग है वह यह है कि शासन द्वारा जो है एक अंश निर्धारण खतौनी बनाने का कार्य हम लोगों को दिया गया है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। अंश निर्धारण का कार्य हमें ये दे दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ कुर्रे के बाद चलते हैं और एक खाते को विभाजन करने में माननीय न्यायालय को 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन हम लोगों को एक तुगलकी फरमान सुना दिया गया है कि अंश निर्धारण आपको तत्काल करना है उसके, और न कोई उसके संबंध में हमें कोई संसाधन दिए गए हैं, न हमारे पास मानव। खबर दिनेशपुर से है। लिटिल चैम्प स्कूल मदारपुर के 20 बच्चों ने सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें 20 के 20 बच्चों ने सफलता अच्छे अंक प्राप्त करके लिटिल चैम्प स्कूल का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय में जश्न का माहौल है। इस दौरान विद्यालय की ओर से बच्चों के अभिभावक एवं बच्चों को एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से कहा गया कि सफलता का बच्चों की जाती है क्योंकि बच्चों ने कड़ी मेहनत की है। बच्चों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 4 बच्चों का धोखाखाल भीमताल में प्रवेश मिल गया है। इसमें शिवशीष मेहरा पूरे भारतवर्ष 47वां रैंक, उत्तराखंड में 6 रैंक विद्यालय का नाम रोशन किया। तैयारी में कहीं ना कहीं बच्चों का और बच्चों के माँ बाप का, साथ में जो है स्कूल का, सबका सहयोग है। सबसे पहली बात मैं आज के गार्जियन से एक जो है निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। ये बच्चे, अगर आप इनकी जो है इतने आगे पहुँचने का जो रीज़न है, ये 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं। इनकी जो रीजनिंग जो टाइमिंग है 4 घंटे की इनकी मैथ्स की क्लासेस, उसके बाद हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सपोर्ट करता है। और जी, मेरा नाम धीरज मेहता है और मैं यहाँ पर लिटिल चैम्पियन स्कूल में जो है एज अ मेंटर यहाँ पर हूँ पिछले काफ़ी समय से। तो अभी जो है हमारे इस स्कूल से जो है एक इतिहास रचा गया है, जिसमें जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ही जो है 4 बच्चों का जो है 100% चयन है, जिसको हम बोलते हैं कि जो है 300 नंबर का यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल 6 क्लास का पेपर होता है, जिसमें जो है 250 से ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर 20 से ज़्यादा बच्चे हैं, 250 से ऊपर, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसके जो है 275 से ऊपर 275 से ऊपर नंबर आए हैं, जिसमें हमारा एक 6 क्लास का शुभांकर मेहरा है, जिसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था तो राष्ट्रीय मिलिट्री। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में कोविड-19 को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक हल्द्वानी में कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में वायरस के नए वेरिएंट के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधक को सभी आवश्यक दिशा निर्देशों के पालन के निर्देश दे दिए गए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों का भंडारण और चिकित्सा स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जा चुकी है। सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि वर्तमान में किसी भी कोविड केस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो बेड की संख्या बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोविड के पिछले अनुभवों से हमने काफी कुछ सीखा है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह सतर्क हैं। डॉक्टर अरुण जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार सामने आ रहा वेरिएंट पहले की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल और जिला अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें, कोविड जैसे लक्षण महसूस होने पर तत्काल जांच कराएं, मास्क पहनें और सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हाँ, अभी इसमें से जानकारी मिली कुछ आइसोलेटेड केसेस शायद दिल्ली और देहरादून में हुए हैं, तो उसकी भी सरकार द्वारा इसमें मीटिंग भी हो चुकी है। तैयारी के लिए हमको अलर्ट करा गया है, तो सब जो यहाँ जो नोडल ऑफिसर हैं, जो चिकित्सा अधीक्षक, सब लोगों ने तैयारी कर रखी है। तो इसलिए कि इनकेस अगर आता है तो पहली बात तो है कि
जो ट्रीटिंग टीम होंगी, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, नर्सिंग, सबको सेंसिटाइज कर दिया कि अगर यदि से कोई मरीज आता है तो उसकी टेस्टिंग करी जाए, और अगर उसमें लक्षण मिलते हैं इसमें जो आते हैं तो उनको फिर अलर्ट रहे, उनको आइसोलेट करेंगे, फिर जाँचें भी जैसा भी जो उसमें होगा। अब मान लीजिए कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसके है कि टेस्टिंग हो जाएगी, अगर उसमें होम आइसोलेशन तो वैसे होगा, और अगर भर्ती करने की नौबत आएगी तो उसके हमने वार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ज़्यादा संख्या आएगी तो और 42 बेड का वार्ड तैयार कर लिया है कि उसको नोटिफाई कर दिया, वहाँ उसमें करेंगे, और अगर आगे होता है, लेकिन अभी अर्ली डेज़ हैं, सेंसिटाइज रहेंगे। अब बाकी जो मेन से कॉर्नरस्टोन थेरेपी होता है इसकी ऑक्सीजन का ही होता है, और आइसोलेशन है वो पूरी पर्याप्त मात्रा है। अब तो खबर खटीमा से है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां उत्तराखंड में लेखपाल संघ के आह्वान पर 3 दिवसीय मंगलवार से बहिष्कार जारी हो गया है, जिसमें खटीमा तहसील प्रांगण में समस्त राजस्व उप निरीक्षण बैनर लगाकर कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून को एक ज्ञापन सौंपा। लेखपाल संघ के बैनर तले कर बहिष्कार पर बैठे राजस्व उप निरीक्षकों ने बताया कि अंश निराधरण के तहत सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं मिली हैं, जिसके कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा 31 मई तक प्रत्येक राजस्व उप निरीक्षक को 5 गांव का कार्य करना है। अंश निर्धारण में गांव खतौनी पुनर्निरीक्षण उत्थान प्रक्रिया अंतर्गत खतौनी में खातेदारों से गाटों के क्षेत्र में अंश हिस्से के क्षेत्रफल का निर्धारण किए जाने जैसे कार्य होने हैं, लेकिन कार्य करने की समय अवधि हमें कम दी गई है, जो बिना सुविधा के ये संभव नहीं है। वहीं राजस्व उप निरीक्षकों का कहना है कि सरकार से हमारे द्वारा लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर आदि सुविधाओं की मांग की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हमसे उपेक्षा करती है, लेकिन हमारे संसाधन पूरे नहीं कराए जाते हैं। साथ ही कहा कि फोन के सहारे ये कार्य संभव नहीं हो सकता। को लेकर अंश निर्धारण में हमारे सामने बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि अंश इसमें एक तो हमारे 5 ग्राम होगा, जो 31 मई तक इन्होंने मांगा 5 ग्राम होगा, जो होना असंभव होगा। एक तो हमें इसमें संसाधन चाहिए, जो अब तक हम पहले से भी मांग करते आ रहे हैं संसाधनों की, जो हमें सरकार ने अब तक जो उपलब्ध नहीं कराई। एक तो हमें इसमें समय चाहिए, और समय के साथ साथ हमें संसाधन भी उपलब्ध कराए जाए। काम करने को हम मना नहीं करते हैं, काम हम करेंगे, काम करने को हम मना नहीं करते। नहीं, एडीएम साहब स्तर का तो कोई काम नहीं है, ये तो हमारा जो राज्य स्तर का मामला, और वहाँ से जो होगी कार्रवाई होगी। यहाँ तो हमारे पास में दबाव बढ़ा जा रहा है कि आप इस अंश निर्धारण तुरंत हमें 31 मई तक कर दें, जिसे हम करने में असमर्थ हैं। आगे और अब हमारी जो प्रांतीय बॉडी है उसमें निर्णय लेगी, जो प्रांतीय बॉडी हम निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। आपका नाम? ऋषिपाल राजेश। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली या देहरादून भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगजीतपुर स्थित होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर इलाज की हाईटेक सुविधा शुरू कर दी गई है। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से लैस ये अस्पताल अब कैंसर के मरीजों को हरिद्वार में ही बेहतर इलाज देगा। इसी कड़ी में हॉस्पिटल में एक मेगा हेल्थ कैंप भी लगाया जा रहा है, जहां मरीजों को मुफ्त जांच और परामर्श दिया जाएगा। होप हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एस के मिश्रा ने जानकारी दी है कि जगजीतपुर में शुरू किया गया ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों और ट्रीटमेंट फैसिलिटी से पूरी तरह लैस है। खासकर कैंसर के इलाज के लिए यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों को न सिर्फ बेहतरीन इलाज मिलेगा, बल्कि उन्हें महंगे शहरों में जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि हरिद्वार और आसपास के इलाकों में लोगों को बड़े शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं यहीं पर मिल जाए। मेगा कैंप के जरिए न सिर्फ लोगों को फ्री में जांच और परामर्श मिलेगा, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। होप हॉस्पिटल की ये पहल न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे रीजन के लिए एक राहत भरी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज अब अपने शहर में ही मुमकिन होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में ये बड़ा कदम और सराहनीय शुरुआत है। होप सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जो है मेगा कैंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने का कैंप है, जिसमें तरह तरह के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को विशेष निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, और अगर कोई जांच करानी है या मेडिसिन लेनी तो उसमें हम डिस्काउंटेड रेट पर मेडिसिन भी देंगे, और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और इस संस्थान के बारे में जानकारी हो सके, उसी उद्देश्य से रहते हैं। सर कौन कौन सी मशीनें जो है विश्व स्तरीय जो वर्ल्ड क्लास डिजिटल इनिशिएटर विद एआई विद फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब एडवांस फीचर वाली कैंसर की मशीन आए हैं, जो हर तरह की मॉडलिटीज देने में सक्षम है। इसमें ब्रेन ट्यूमर, लंग ट्यूमर, प्रोस्टेट ट्यूमर है, लीवर ट्यूमर है, जो असाध्य बीमारियां जहाँ पे उसको हम बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन
खबर जनपद उधम सिंह नगर के तहसील जसपुर से है, जहां पर उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान पर जसपुर तहसील परिसर में भी जसपुर लेखपालों द्वारा धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष सतपाल बाबू ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 18 नवंबर 2024 को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड की अध्यक्षता में खतौनी के क्षेत्रफल का निर्धारण किया जाने संबंधी एक बैठक आहूति भी की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति में क्या हुआ था कि वक्त जटिल कार्य को संपादित करने में समयबद्धता में स्थिरता रहेगी। उक्त क्रम राजस्व उपाध्यक्ष के द्वारा तत्काल प्रभाव से अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। कार्य कठिन एवं जटिल होने के चलते काफी समय लग रहा है, लेकिन आयुक्त एवं सचिव के तुगलकी फरमान के विरोध में 19 से 25/2025 में अनुपालन में उत्तराखंड लेखपाल संघ द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में आज जनपद उधम सिंह नगर की शाखा जसपुर में समस्त लेखपालों द्वारा तुलगनी फरमान वापस लेने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी के साथ कार्य बहिष्कार करते हुए कहा कि अगर 3 दिन में फरमान वापस नहीं हुआ तो लेखपाल संघ की नहीं सुनी गई तो समस्त लेखपाल अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। लेखपाल संघ के आह्वान क्रांतिकारी के आह्वान पर जो 19 अप्रैल को पत्र जारी हुआ था, जैसे कि पूरे उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में खतौनी में हिस्सा तस्दीक कार्य चल रहा है, तो उसमें कुछ तगलकी फरमान जारी कर दिए गए, जैसे कि जो काम होना है कम से कम 4-5 साल में कि 2 महीने में निपटा दो, तो उस तुगलकी फरमान के विरोध में ये किया गया। हमें तो आवश्यक संसाधन दिए गए। दूसरी जो तुगलकी समय सीमा निर्धारित करके 2 महीने में निपटा दो, जबकि ये काम कम से कम 4-5 साल में निपट सकता है जो ढंग से। और इसमें जो पुराना अभिलेख है हिस्से के साक्ष्यों में जो पुरानी खतौनी है वो लाने की जिम्मेवारी संबंधित खातेदार की होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी जल निगम के सहायक अभियंता को सरेआम गालियां देते और धमकाते हुए नजर आए हैं। अफसर चुप रहा, ना विरोध किया, ना कोई प्रतिक्रिया। वायरल वीडियो के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधि अफसरों को खुलेआम जलील करने का अधिकार रखते हैं और क्या संस्कारों वाली पार्टी का यही असली चेहरा है। हरिद्वार की जिला पंचायत बैठक के बाद बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो जल निगम के सहायक अभियंता नीरज को अपशब्द कहते और डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी आवाज साफ सुनाई देती है, तू है कौन, बीच में क्यों कूद रहा है, और बीजेपी नेता के द्वारा कहे जा रहे हैं ये शब्द। बैठक में अफसर नीरज चुपचाप खड़े रहे, कोई विरोध नहीं किया, ना ही कोई सफाई दी, और जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है, यानी अपमान सहकर भी अफसर नेताजी को ही ठहराता है। वीडियो के सामने आने के बाद जनता में नाराजगी है, लेकिन प्रशासन और पार्टी दोनों ही चुप हैं। अब सवाल यही है कि नेताजी को ये बेलगाम हक किसने दे दिया। खबर रुड़की से है। देश के केरला में कोरोना के मरीज मिलने के बाद से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिख रहा है। विशेष रूप से 4 धाम यात्रा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा में देश के कोने कोने से यात्री आते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है, तो वहीं रुड़की में भी कोरोना को देखते हुए सिविल अस्पताल अलर्ट मोड पर दिख रहा है। सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि केरल में मिले कोरोना के नए वेरिएंट NB 1.8.1 के बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हीं नियमों पर अभी भी पालन करना है, जिसमें मास्क लगाएं, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, अगर खांसी जुकाम होता है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में जांच के लिए सीएमओ किट उपलब्ध करा रहे हैं। दवाइयां और मास्क पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध हैं। फिलहाल 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया गया है। अभी केरल के अंदर जो नया वेरिएंट आया है NB 1.8.1, ये कुछ वेरिएंट वहाँ पर कुछ 3-4 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद भारत सरकार व प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो कोविड 2020-21 में आया था, जो एडवाइजरी थी उसके लिए सबको सेफ रहने की, वही दोबारा से जारी कर दी गई है। इसमें फिर वही है कि आप भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क वगैरह का उपयोग करें। किसी को खांसी जुकाम या बुखार आता है या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक को जाके अपना दिखाएं, और जो उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांचें बताई जा रही हैं, वो जांचें व उपचार शुरू कराएंगे। हमारे पास तो अभी जांच के लिए किट उन्होंने सीएमओ साहब उपलब्ध करा रहे हैं, और क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर सब पूरा कोविड नहीं आ रहा था 4 साल से, तो दोबारा से प्रशासन और महानिदेशालय दोनों एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने पूरी डिमांड मांगी है कि क्या क्या आपको सामान चाहिए। तो बाकी सामान हमारे PPE किट, मास्क,
दवाइयाँ वो सब हमारे पास उपलब्ध हैं। केवल जांच की जो किट है वो भी जल्दी से उपलब्ध हो जाएगी। वार्ड तो हमारे पास 6 बेड का जो हमारा एक आइसोलेशन वार्ड है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम मरीजों के लिए खोल देंगे। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने की खबर के खिलाफ आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वरुण वालियान की अध्यक्षता में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, विधायक ममता राकेश, विधायक फुरकान अहमद और कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहे। इन्होंने सरकार को चेताया कि अगर स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। मौके पर वंदना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारे भी लगे। वीरेंद्र रावत ने बताया कि वंदना कटारिया का नाम सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, ये एक जज्बे, संघर्ष और पहचान का प्रतीक है। वो लड़की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, जिसके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये हरिद्वार की असीमता पर चोट है। अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। जन आंदोलन होगा और हम इसे किसी भी हार में हारेंगे नहीं। ममता राकेश ने बताया कि ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये बेटियों के हौसले, मेहनत और आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। वंदना कटारिया ने पूरे देश को गौरव दिलाया और आज उसी की पहचान को मिटाने की बात की जा रही है। सरकार को चेतावनी देते हैं, इस फैसले को जल्द से जल्द बदला जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम महिलाएं और जनसामान्य मिलकर सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन होगा और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। वरुण वालिया ने कहा कि वंदना कटारिया पर न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड को गर्व है। ये नाम मेहनत, संघर्ष और सफलता की मिसाल है। जो लोग इस नाम को बदलने की साजिश रच रहे हैं उन्हें बता दें ये हरगिज नहीं होगा, हम होने ही नहीं देंगे। हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी तौर पर भी इसका विरोध किया जाएगा। हरिद्वार की जनता इसके खिलाफ एकजुट है और ये नाम मिटाने वालों की करारा जवाब दी जाएगी। ज्ञापन सौंपते वक्त कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वंदना कटारिया उत्तराखंड की शान है, उनके नाम पर बने स्टेडियम से छेड़छाड़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सर्व समाज स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। आज हमने महापंचायत बुलाई और हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आए और सभी हमारे विधायक मौजूद रहे, सभी कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद रहे। सबने जो है एडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया कि अगर वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदला गया तो कांग्रेस जो है सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। अब आप देखिए धाकर धामी जी को 3 बरस हो गए, न तो युवाओं को न्याय दे पाए। भाजपा की सरकार वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम नाम बदल के योगस्थली रखने का काम किया। हम योग के विरोध में नहीं है, हमारा तो भारत है और हमने ये बात विधानसभा में भी की कि हम चाहते हैं गाँव में योग केंद्र खोले जाने चाहिए जहाँ हमारे विधायक भी योग की शिक्षा है। और वंदना कटारिया हरिद्वार दलित समाज। खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां पर सीमांत विकास खंड के मोरी के धारा गांव में कुछ दिनों से फैली अज्ञात बीमारी से 15 से 20 भेड़ बकरियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग मौके पर जाके जांच में जुटा हुआ है। विभाग की तरफ से अलग अलग गांव के लिए टीम मौके पर तैनात की गई है। जिन भेड़ बकरियों में बीमारियों के लक्षण नजर आ रहे हैं उनकी अन्य बकरियों से दूरी कर दी गई है। वर्तमान की बात की जाए तो स्थिति नियंत्रण में है। पशु चिकित्सा अधिकारी HS बिष्ट ने बताया है कि मोरी नेटवार क्षेत्र में कुछ भेड़ों और बकरियों पर बीमारियों की सूचना मिली थी। तत्काल स्थानीय स्तर पर नेटवार पशुपालन टीम काम कर रही है। धारा में सूचना मिली कि अचानक कुछ पशु बीमारियों की चपेट में आ गए, जिसके लिए 1962 नंबर की टीम मौके पर पहुंची। 150 पशुओं का इलाज चलाया गया। उन पशुओं का सैंपल जांच के लिए भेजा जा चुका है। पशुओं में निमोनिया और दस्त के लक्षण नजर आ रहे थे। विभाग की 3 टीमें अलग अलग जगह पर काम कर रही हैं। कासला और राला में कुछ पशु बीमार की सूचना मिली तो वहां पर भी टीम पशुओं के इलाज के लिए पहुंच गई है। विभाग द्वारा पशुओं का इलाज कराया जा रहा है। आने वाले समय में पशुओं की बीमारी ना लगे इसके लिए भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मोरी क्षेत्र से पिछले 1 सप्ताह में कुछ भेड़ों में, बकरियों में बीमारी की सूचना मिली थी, जिसको स्थानीय लेवल पे जो नेटवार क्षेत्र में हमारे पशुपालन विभाग की जो टीमें हैं उस पर काम कर रही थी। लेकिन कुछ गांव जैसे धारा, इसमें अचानक जो सूचना मिली कि काफ़ी पशु एक साथ बीमार हो गए। तो धारा में फिर तब हमने जो हमारे 1962 की टीम है पशुपालन विभाग की जो नेटवर्क की टीम है, हम लोगों ने वहाँ पे जाकर देखा तो लगभग वहाँ 150 के आसपास पशु, 100-150 के आसपास पशु जो थे जो बीमार वहाँ पे उसमें पाए गए थे। उसमें उन पशुओं का फिर तब ट्रीटमेंट किया गया, सैंपल लिए गए, उनके सैंपल जो जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और पशुओं के अंदर निमोनिया और दस्त के जैसे लक्षण आ रहे हैं उनके अंदर, बकरियों के अंदर।
तो लगभग सभी बकरियों का धारा क्षेत्र में एक और टीम भेज के 3 टीमों ने लगातार काम किया पिछले 1 सप्ताह के अंदर से 22 तारीख से, लेकिन अब धारा में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। उसके बाद कांसला और राला से भी कुछ हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ पशु बीमार हैं, तो 2 दिन से वहाँ भी लोग हमारे कांसला और राला में हैं। वहाँ पर किसी प्रकार की मृत्यु की सूचना नहीं है, लेकिन पशु बीमार हैं वहाँ पर, उनका भी उपचार किया गया। खबर रुड़की से है। रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में आवारा कुत्तों के काटने के इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं वहीं परिसर में कई आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं। इससे अस्पताल में मरीज और उनके रिश्तेदारों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। हालात ऐसे हैं कि आवारा कुत्ते अस्पताल के कमरों तक में घुस जाते हैं। डिलीवरी रूम और नवजात शिशु वार्ड में भी कुत्तों के पहुंचने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे वहां भर्ती नवजात बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर भी इन आवारा कुत्तों से दहशत में है। कर्मचारियों का कहना है कि कुत्तों के डर से वो अपनी ड्यूटी तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मरीज और उनके परिजनों को भी आए दिन इन कुत्तों से खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निगम से जल्द अस्पताल परिसर को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने की मांग की है, ताकि मरीज और स्टाफ सुरक्षित माहौल में अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठा सके। हम लोगों ने कई बार निगम को लिखा है कि इनको यहाँ से अब वो कहते हैं कि हम किसी को भी, क्योंकि ये भी जानवर हैं तो इनको हम उठा के कहीं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनका जो एक खुलना था EBV वो अभी नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बनी हुई है अस्पताल के अंदर, और लोगों को आने जाने में छोटे नवजात शिशुओं का हमें भी लगातार डर बना रहता है। हम लोगों ने स्टाफ को भी अलर्ट कर रखा है कि थोड़ा सा कुत्तों को वार्ड वगैरह के अंदर घुसने ना दें, परंतु हमारे पास ये निगम के द्वारा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि इनको यहाँ से हटा के कम से कम चिकित्सालय के अंदर कोई भी पालतू जानवर नहीं होना चाहिए। सर, जो कोविड आया है नया, उसके लिए